गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों को जो चैप्टर चल रहा था डिजोलेशंस ऑफ पार्टनरशिप, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि डिजोलेशंस ऑफ पार्टनरशिप में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आइदर यू विल बी आस्क्ड टू पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू डिजोलेशंस और प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो देखो, जर्नल एंट्री के काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने करके देखे। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। आप लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके क्लियर कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर द लेजर। हालांकि हमने लेजर से रिलेटेड भी दो क्वेश्चंस किए थे, 5th और 6th, लेकिन प्रैक्टिस के रूप में कुछ क्वेश्चंस और करते हैं डिजोलेशंस के केस में लेजर अकाउंट बनाने से रिलेटेड। तो देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। देखो, 6th क्वेश्चंस तक हमारे हो चुके हैं, 7th और 8th बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। हम लोग 9th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो, इलस्ट्रेशन 9th में आपको कहा गया है कि फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ डी, जी एंड टी। देखो, देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर है, डी, जी और टी। उनकी बैलेंस शीट आपके सामने गिवन। अब ये कह रहे हैं कि द फर्म वर डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है और नीचे ये कुछ कंडीशंस आपके सामने दी गई है। डिजोलेशंस की कुछ कंडीशंस है। आपसे लास्ट में कह रहे हैं प्रीपेड रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर किसी पार्टनर का लोन है तो बिना कहे वो लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो देखो, आपको एक तरीके से नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता है नेसेसरी अकाउंट्स में हम कौन सा बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट particulars amount, particulars and amount। फॉर्मेट आपके सामने हो गया। आपको नेसेसरी अकाउंट में पहले रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको प्रोसेस पता है। सबसे पहला काम क्या करता है कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स है उन सबको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करो। तो कौन कौन सी एसेट्स है, बैंक, इसको छोड़ना है, इसके लिए सेपरेटली बैंक अकाउंट होता है। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है डेटर्स, तो टू डेटर्स। एक मिनट, देखो सबसे पहले डेटर्स। डेटर्स आपके पास कितने के दिए हुए हैं, 30,000 के। इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्टॉक, तो यहां पे टू स्टॉक। स्टॉक आपके पास कितने का है, 20,000 का। स्टॉक 20,000। फर्नीचर, टू फर्नीचर। फर्नीचर कितने का होगा, 15,000। फर्नीचर के बाद आपको दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 2,45,000। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है बेटा जीज कैपिटल। देखो, जी फर्म का एक पार्टनर और उसकी कैपिटल एसेट साइड में दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने फर्म में जितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ किया हुआ है, तो उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। हो सकता है अगर कैपिटल फ्लक्चुएट हो तो कैपिटल में है बोथ डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और कोई एसेट्स है नहीं, सारी एसेट्स ट्रांसफर हो गई। अब लायबिलिटी साइड में आओ। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके पास कितने के हैं, 50,000 के। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल, तो बाय पीपी। बिल्स पेबल कितने का है, 10,000 का। उसके बाद जीज लोन, कोई जी इज ए पार्टनर ऑफ फर्म और पार्टनर के लोन के लिए सेपरेटली लोन अकाउंट बनता है, इसलिए इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है आर्स लोन। भाई आर कौन है, आर फर्म के पार्टनर तो 3 है, डी, जी और टी।
इसका मतलब आर हमारे लिए एक थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी को पेबल लायबिलिटी रियलाइजेशन में जाएगी बाय आर्स लोन। आर का लोन कितने का है? 12,000 रुपीज का है। कितने का है? 12। इसके बाद दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको मैंने बताया था कि वैसे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। प्रीवियस चैप्टर्स में इस रिजर्व को डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैपिटल में भी जा सकता है, रियलाइजेशन में। कंडीशन देखनी है कि नीचे कंडीशन में कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है क्या नहीं है। तो चेक करो, नीचे जो एडजस्टमेंट है उसमें कोई क्लेम फर्स्ट पॉइंट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है। लास्ट पॉइंट कह रहे हैं कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय फर्म अमाउंटेड टू 20,000। भाई वर्कर को हमें 20,000 रुपीज का कंपनसेशन पे किया जा रहा है, पे करना है। तो उस केस में जितने का क्लेम है, अगर रिजर्व का अमाउंट उससे ज्यादा है तो इक्वल टू क्लेम आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो और बाकी कैपिटल में। रिजर्व आपके पास है 26 का और क्लेम कितने का है? 20। तो 20,000 रिजर्व में से उठाकर यहां ट्रांसफर कर लेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना अमाउंट ट्रांसफर कर लोगे? 20,000 ट्रांसफर कर लो। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है कैपिटल बैलेंस, उसके लिए अलग से कैपिटल अकाउंट। अब नीचे की कंडीशंस पे आ जाओ। तो इन्होंने कहा कि फर्म वर डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट पॉइंट कहता है डेटर रियलाइज 28। भाई डेटर से आपको 28,000 मिल रहे हैं, तो बाई बैंक या कैश। बैलेंस शीट में बैंक दिया गया तो बैंक के थ्रू लिखो और ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड। भाई एसेट्स को हमने रियलाइज किया है कितने में? डेटर। डेटर से आपको कितना पैसा मिल रहा है? 28,000। इसी प्रकार क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहां पे पेमेंट है वो इधर दिखानी पड़ेगी टू बैंक क्रेडिटर्स। देखो ये कह रहे हैं क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 50,000 के क्रेडिटर है, उस पे 10% यानी कि 5,000 का हो जाएगा डिस्काउंट। तो 5,000 काट के आपको क्रेडिटर को कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? 45। यहाँ 45 दिखाओगे। इसी प्रकार बीपी को भी आपने 10% डिस्काउंट पे किया। बीपी कितने का था? 10,000। 10% 1,000। तो 1,000 काट के बीपी की कितने की पेमेंट हो जाएगी? 9,000। उसके बाद ये कह रहा है कि स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी फॉर ₹15,000 एंड फर्नीचर वाज सोल्ड टू एन फॉर 12,000। देखो टी तो फर्म का पार्टनर है, वो तो ले रहा है स्टॉक को। अगर पार्टनर स्टॉक को लेते हैं, एक दो लाइन छोड़ देना, और भी एसेट्स आएगी जिनको हमने कैश में बेचा है। तो यहाँ पे टी का नाम बाय टीज कैपिटल और ब्रैकेट में लिख दो उसने किस चीज को लिया है? स्टॉक को। कितने में लिया है? 15,000। इसके बाद ये कहता है कि फर्नीचर वाज सोल्ड टू एन। हु वाज एन? एन तो आउटसाइडर है और ये कह रहा है ₹12,000। देखो वैसे तो प्लस वन तक पढ़ा था कि जब हमें किसी पार्टी का नाम दे रखा हो और कैश वर्ड नहीं दे रखा हो तो हम ये मानते हैं ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हमने एन को उधार में सामान बेचा। लेकिन अगर आप उधार में सामान बेचोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी एंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जबकि मैंने बताया किसी का भी अकाउंट ओपन नहीं करना, तो हमें ये मानना है कि हमने ये जो फर्नीचर है उसको कैश में बेचा। तो बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे बैंक में क्या चीज बिकी है? फर्नीचर। कितने में? 12,000। फर्नीचर 12,000 में सेल आउट हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर ₹280। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में सेल आउट हो रही है? 280 में, 2,80,000। इसके बाद आगे कह रहे हैं आर्स लोन वाज पेड बाय ए चेक फॉर द सेम अमाउंट। आर कौन था? आउटसाइडर था, तो उसकी पेमेंट करोगे तो इधर ही दिखाओगे पेमेंट में आर्स लोन। सेम अमाउंट पे पेमेंट की गई है, 12,000 में पेमेंट की गई है। इसके बाद देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 150 व्हिच वाज सोल्ड फॉर ₹1 लाख। देखो ये कह रहे हैं कि
1,50,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यानी कि कोई ऐसी एसेट्स है जिसको हमने बुक में नहीं दिखा रखा, कोई बात नहीं, लेकिन जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो उसको भी 1,00,000 रुपए में बेचा गया। तो देखो कितने की एसेट्स थी वो मैटर नहीं है, आज की डेट में वो हमारे लिए कितने में बिक रही है, आज की डेट में उससे कितना पैसा मिल रहा है वो यहाँ पे दिखाना है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पे लिख देंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। थोड़ा सा बेटा स्पेस का अंदाजा लगा लिया करो, कितने में सेल आउट हुई है, 1,00,000 में सेल आउट हुई है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय फर्म अमाउंटेड टू 20,000। वर्कर को 20,000 का क्लेम देना पड़ रहा है, हालांकि आपने रिजर्व यहाँ ट्रांसफर किया था, लेकिन पेमेंट करनी पड़ रही है, तो पेमेंट को यहां दिखाओगे वर्कमैन कंपनसेशन। कितने की पेमेंट की जा रही है, 20,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा। देखो बेटा कुछ नहीं कह रखा तो एसेट्स को तो यहीं की यहीं कंप्लीट कर दो, 40 प्लस में 280, 320 प्लस में 1,00,000। एसेट्स से आपको टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 4,20,000। लेकिन लायबिलिटी के केस में जरूर चेक कर लेना कि जो लायबिलिटी आपने यहां ट्रांसफर की उन सभी की पेमेंट हो जानी चाहिए। जैसे क्रेडिटर हो गई, बीपी की पेमेंट हो गई, आर लोन की पेमेंट हो गई, रिजर्व कोई लायबिलिटी होता नहीं, सारी पेमेंट आपके पास हो गई। इनका भी टोटल करो, 54, 66, 86। ये पेमेंट कितनी हो रही है, 86। सारे आइटम हो गए। अब आप दोनों साइड का टोटल करके क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। दोनों साइड का टोटल करके क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो बेटा जब आप डिफरेंस निकालोगे इस टोटल में से ये टोटल चेक करोगे, तो बेटा बुक से चेक कर लेना, टोटल आप करके डिफरेंस निकाल के देख लेना। तो देखो इस क्वेश्चन में जब आपने डिफरेंस निकाला तो आपको ये मिलेगा कि टोटल कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,31,000। क्रेडिट साइड 1,31,000 रुपीज ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर डीजीटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशियो नहीं बता रखा, तो तीनों का रेशियो क्या माना जाता है, इक्वल। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में, डी, जी और टी में। तो देखो बेटा 1,31,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 1:1:1 में, 43,667 पॉइंट में आ रहे हैं तो राउंड ऑफ अमाउंट कर लेना, इनका 67 कर देना, लास्ट वाले का 66 कर देना, टोटल हो जाएगा 1,31,000। ये टोटल कर दो, दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स लोन। तो किसने लोन दिया हुआ है, तो अगर इस क्वेश्चन में देखो जी नाम के एक पार्टनर ने फर्म को 8,000 का लोन दे रखा है, एक ही पार्टनर ने लोन दिया है, तो केवल एक ही पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओगे, जीज लोन अकाउंट। जी का लोन अकाउंट बनाइए। जी के लोन अकाउंट में सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख लेंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है बेटा, 8,000 रुपीज का बैलेंस है। अब चेक करो कि इस लोन की पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो इस क्वेश्चन में पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा गया, तो आपको ये मानना है कि जब पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो फुल अमाउंट इज पेड अगेंस्ट दैट लायबिलिटी। यहां पे आप लिख देंगे टू बैंक 8,000 की पेमेंट शो कर देंगे। पेमेंट कितने की हो गई, 8,000। ये लोन अकाउंट हो गया, ठीक। इसके बाद थर्ड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। particulars DGT particulars DG और T। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस। तो अगर आप देखोगे कि इसमें दो पार्टनर तो ऐसे हैं
जिनकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है डी और टी का लायबिलिटी साइड में, तो यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा डी की कैपिटल का बैलेंस तो है 1 लाख, जी का है नहीं, टी का बैलेंस है 150 का, 1,50,000। अच्छा अगर जी की कैपिटल की बात करें तो जी की कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ है, यानी कि उसका डेबिट बैलेंस है, तो यहां पे दिखाना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है कितने का 20,000। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले तो बैलेंस शीट के आइटम चेक करो, कोई ऐसा आइटम जो डायरेक्टली कैपिटल में जाना हो तो लायबिलिटी से उठाओ। क्रेडिटर बीपी जीज लोन आर्स लोन यहां तक कुछ नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 26 का था, हालांकि उस 26 में से 20,000 तो आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी, बच कितने के गए 6,000। बचा हुआ 6,000 कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कंप्लीट लिखना है, 6,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2,000 2,000 और यहां पे भी 2,000। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और कुछ लायबिलिटी साइड कोई आइटम नहीं है, एसेट साइड भी कोई आइटम नहीं है जो कैपिटल में जाने। फिर आओ रियलाइजेशन पे। किसी ने एसेट्स को लिया, बिल्कुल टी ने लिया है, 15,000 रुपीज में स्टॉक को लिया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हो रहा है क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिलहाल तो एक ने ही लिया है, यहां पे लिख देंगे एसेट्स टेकन। अगर मान लो अलग अलग पार्टनर ने लिया होता तो यहाँ पे एक बार रियलाइजेशन लिख के डी ने जीतने के लिए, जी ने ली, टी ने जीतने के एसेट्स ली। ठीक, उसके बाद किसी ने लायबिलिटी को लिया, नहीं लिया। फिर उसके बाद रियलाइजेशन पे क्या हो रहा था, लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो कैपिटल सॉरी प्रॉफिट का रियलाइजेशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है 43,667, 43,667, 43,666। क्लियर। अब इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ और आना होता तो वो पहले रियलाइजेशन में जाता। अब उसके बाद फाइनल पेमेंट टू बैंक, पैसा देना है तो दे दो, मंगवाना है तो मंगवा लो। डी की बात करें तो 1,45,667 की पेमेंट करोगे। जी की बात करें तो यहाँ पे 45,667 में से 20 चले गए, 25,667। टी की बात करें तो 150 प्लस में 45, 1,95,666। ये उन लोगों की फाइनल पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट अकाउंट आपको बनाना है बैंक अकाउंट। लास्ट अकाउंट आपका बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले बैंक का बैलेंस, तो अगर हम देखें बैंक का बैलेंस कितने का दिया हुआ है 26,000 का बैलेंस है इस क्वेश्चन में, तो डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। ठीक, इसके बाद जहां जहां से पैसा है वो डेबिट में, जो लगा है वो क्रेडिट में। एसेट्स को बेचकर पैसा मिला था, बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना पैसा मिला था 420। पेमेंट आपने कितने की थी 86 की, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितने की पेमेंट हुई थी 86,000 की। इसी प्रकार जी के लोन की पेमेंट की गई, तो बाय जीज लोन अकाउंट कितने की पेमेंट थी 8,000। पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट की गई, तो बाय डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट 1,45,667 बाय जीज कैपिटल अकाउंट। जी के कैपिटल में कितने की पेमेंट है 25,667 की,
बाय टीज कैपिटल अकाउंट। टी के कैपिटल अकाउंट में कितने की पेमेंट है? 1,95,666 की। ठीक है, और कोई पेमेंट रिसीव्ड है नहीं। टोटल कर लेना, दोनों साइड का टोटल 446 है। ठीक है, चेक करके देख लेना बेटा, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। ठीक है, these are different account which we have to made in case of डिसोल्यूशंस। क्लियर? इसमें जैसे एक चीज और ध्यान रखना, आप लोगों को पता है कि बैंक का दोनों प्रकार का बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। एसेट साइड में बैलेंस था, यहाँ लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे लायबिलिटी साइड में बैलेंस होता तो इसका मतलब होता बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उस केस में आप यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखते। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी कंसीडर्ड एज थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड देयर इट विल बी पेड। यानी कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को एज ए नेगेटिव बैलेंस मानते हुए बैंक अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। बैंक अगर ओवरड्राफ्ट में है तो इसका मतलब होता है कि वो हमारी फर्म के लिए लायबिलिटी है। पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन की पेमेंट करने से पहले बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए उसको रियलाइजेशन अकाउंट में शो करना है। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन 9 था। एक क्वेश्चन और देखिए इसी प्रकार का, इलस्ट्रेशन 10। देखो बेटा 10th क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो 10th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They agreed to dissolve the firm and the balance sheet of firm was as follow. बैलेंस शीट दी गई है, आपसे लास्ट में कह रहा है प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट्स, यानी कि फर्म के डिसोल्यूशन के केस में आपको जो भी नेसेसरी या रिक्वायर्ड अमाउंट है वो बनाने। तो आपको पता है नेसेसरी अकाउंट्स में हम लोग कौन से अकाउंट बनाते हैं? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। पहला अकाउंट हमारा कौन सा बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो नेसेसरी अकाउंट में सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। प्रोसेस वही, जितनी भी एसेट्स दी गई है उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करो। कौन कौन सी एसेट्स है? टू डेटर्स। सबसे पहले हमारे पास डेटर्स दिया गया है, कितने का? 40,000 का। डेटर के बाद है स्टॉक, तो टू स्टॉक। स्टॉक हमारे पास कितने का है? 50,000 का। स्टॉक के बाद फर्नीचर, टू फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 2,000 का। टू कंप्यूटर, जितनी भी एसेट्स उन सबको ट्रांसफर करो। टू कंप्यूटर 8,000। कंप्यूटर के बाद फिक्स्ड एसेट्स, तो टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने की है? 41,000। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस से भी पैसा रिकवरेबल होता है, इसलिए लाइक ऑफ अदर एसेट्स उसको भी ट्रांसफर करना है। तो टू प्रीपेड एक्सपेंस कितने का है? 1,000। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। अब मैंने बताया था कि P&L का बैलेंस कहां चला जाएगा? डायरेक्टली पार्टनर की कैपिटल में। सीज कैपिटल नेगेटिव बैलेंस है, ये भी जाएगा कैपिटल में। एसेट साइड के आइटम हो गए, लायबिलिटी साइड हो। सबसे पहले दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, तो मैंने बताया उसको थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट है? टोटल 4,000 का।
इसके बाद क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के हैं? 30,000 के। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल, तो बाय बीपी। बिल्स पेबल कितने का है? 6,000 का। उसके बाद बीज वाइफ लोन। अब देखो बी फर्म का पार्टनर है लेकिन उसकी वाइफ ने लोन दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए थर्ड पार्टी मानी जाएगी बाय बीज वाइफ लोन, और इसको भी रियलाइजेशन में 10,000। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस छोड़ दो, ठीक, सारे आइटम ट्रांसफर कर दिए। अब आ जाओ रियलाइजेशन की कंडीशन पे, किस तरीके से रियलाइजेशन किया गया है। तो इसने कहा एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो, एसेट्स को कैसे बेचा गया, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड। कैसे रियलाइज्ड हुई है? स्टॉक 32,000, स्टॉक से कितने पैसे मिले? 32। स्टॉक के बाद फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को कितने में रियलाइज किया गया है? 45 में। फिक्स्ड एसेट्स कितने की बिकी? 45। फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना पैसा मिल रहा है? तो आपके पास डेटर है 40,000 और ये कह रहा है कि फुल अमाउंट वाज रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर, यानी कि 40 ही मिले। आगे कह रहा है ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 1600 एंड आल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी। देखो ए कहता है कि फर्नीचर तो मुझे 1600 में दे दो, तो इसका मतलब ए ने फर्नीचर को लिया, एक दो लाइन छोड़ दो यहाँ पे, बाय एज कैपिटल। अगर ए एसेट्स को ले रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ए ने फर्नीचर को लिया 1600 एंड आल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी, और वो कहता है मैं बिल्स पेबल की पेमेंट कर दूंगा। इसका मतलब बीपी की रिस्पांसिबिलिटी ए ने ली है। कितने में अमाउंट नहीं बता रखा तो सेम अमाउंट पे माना जाएगा, टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो बिल्स पेबल। कितने में रिस्पांसिबिलिटी को लिया गया है? 6,000 में। आगे कह रहे हैं बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन। भाई बी अपनी वाइफ लोन की पेमेंट करने के लिए तैयार है। बी की वाइफ ने 10,000 का लोन दे रखा है जिसकी पेमेंट बी खुद करेगा, तो बीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखो वाइफ लोन। भाई वो वाइफ लोन की पेमेंट करेगा, किस अमाउंट पे करेगा? 10,000 पे। उसके बाद ये कह रहा है कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 10,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय सी एट ₹7,000। देखो ये कह रहा है कि वहां पे एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी 10,000 की, लेकिन उसको सी ने 7 में लिया। अब देखो कोई, बार बार बता रहा हूं, कोई एसेट्स कितने की वो हमारे लिए मैटर नहीं है, उसको पार्टनर ने कितने में लिया या उसको कितने में बेचा गया वो मैटर है। तो यहाँ पे सी ने उस एसेट्स को 7 में लिया तो हम सी से 7 लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सी ने उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कितने में लिया है? 7,000 में, तो हम सी से कितना पैसा रिकवर करेंगे? 7,000 रिकवर करेंगे। आगे आगे कहते हैं एक बियर फॉर ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर मोहन एंड द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। 5,000 का बियर था जो मोहन नाम के कस्टमर से मिला था और आपने बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया था। मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा पर रुपी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। देखो ये कह रहे हैं मोहन नाम का पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाली हो गया, और उसकी प्रॉपर्टी से 60 पैसा इन्हें रुपी मिल रहा है, यानी कि 60%। अब सोचो आपको मोहन से 5,000 का बीआर मिला, आपने उस बीआर को बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया। आपने क्या सोचा कि ड्यू डेट के ऊपर मोहन पेमेंट कर देगा और वो पेमेंट बैंक को मिल जाएगी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। लेकिन अगर बंदा दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ही इज नॉट इन ए कंडीशन टू मेक द पेमेंट, तो उस केस में बीआर डिसऑनर्ड होगा और बैंक हमसे पैसा मांगेगा। ठीक है, आपको प्लस वन में बताया जैसे ही बीआर को डिस्काउंटेड करवाने के बाद वो डिसऑनर्ड होगा, बैंक तुरंत हमसे पैसा मांगेगा और हम उस पार्टी से पैसा मांगेंगे।
अब ये कहते हैं कि मोहन 60% पैसा दे रहे हैं, यानी कि एक तरीके से 5000 का 60% 3000। लेकिन बैंक हमसे मांगेगा तो हमें बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा 5। हम तो बैंक को नहीं कह सकते कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं आ रहा, है ना। हमें कितने मिल रहे हैं 3, हम पेमेंट कितने की कर रहे हैं 5000 की। तो इनको हम रियलाइजेशन में दिखाएंगे। देखो हमें मोहन से कितना पैसा मिल रहा है, यानी कि जो बीआर डिस्काउंटेड करवाया था उसका कितना पैसा मिल रहा है 3000। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम मोहन, या फिर यहां पे लिख दो बाय बैंक अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मोहन, अमाउंट रिकवर्ड फॉर बीआर डिसऑनर। भाई बैंक से कितना पैसा मिला 3000, और इसी प्रकार हमें पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी 5000 की, वो इधर दिखा दो, टू बैंक पेमेंट फॉर बीआर डिसऑनर 5000। क्लियर बेटा। हम बैंक को कितने पैसे देंगे 5000, जबकि हमें मोहन से कितने अमाउंट की रिकवरी होगी ओनली 3000 की। तो जो 3000 रिकवर हो रहे हैं वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, जो पेमेंट कर रहे हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट। क्लियर। फिर कहते हैं क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1500। क्रेडिटर कितने के थे 30000, आप उनकी पेमेंट कर रहे हो, तो यहां पे टू बैंक पेमेंट में क्रेडिटर, क्रेडिटर को 1500 की पेमेंट नहीं कर रहे, क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1500। तो 30000 में से 1500 का डिस्काउंट काटोगे तो आप क्रेडिटर को कितने की पेमेंट करोगे 28500 की पेमेंट करोगे। क्लियर। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, और कोई कंडीशन नहीं है तो आपको पता है एसेट्स तो यहीं की यहीं खत्म करनी पड़ेगी। 85 1,17,000, एसेट से कितना पैसा रिकवर हुआ 170। लायबिलिटी चेक कर लो, हर एक लायबिलिटी की पूरी पेमेंट हो जानी चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट 4000 का था, किसी ने लिया था नहीं लिया, तो आप यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का पूरा अमाउंट दिखाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 4000, क्रेडिटर 30 का था, पेमेंट हो गई। बीपी किसने लिया था ए ने लिया था, हो गया। 20 बाइक लोन बी ने ले लिया था, हो गया। और कोई पेमेंट है नहीं, तो इधर पेमेंट कितने की हो गई 32,500 की। कितने की पेमेंट 32,500। अब आप दोनों साइड का टोटल करो। जब दोनों साइड का टोटल करोगे तो डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, इसका मतलब लॉस है। कितने का लॉस दिखा रहे हैं 16,900। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर हैं ए बी और सी। 16,900 का लॉस है, रेशो तीनों का क्या बताया हुआ था 2:1। तो बेटा 16,900 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 6,760, 6,760 और 3,380। तो ये लॉस कितने का आ गया 16,900। ये टोटल का दो। दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। ठीक। इसके बाद दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स लोन। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में किसी भी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन नहीं दे रखा, तो इसलिए पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस चेक करो। तो देखो बेटा तीनों की कैपिटल में ए और बी का बैलेंस तो दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, इट मींस क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस है 70,000, बी का बैलेंस भी है
70,000, जबकि सी का बैलेंस एसेट साइड में, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड में दिखाओगे सी का बैलेंस है 8,000। अब आपको मैंने प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले तो बैलेंस शीट के आइटम चेक करो कि जो आइटम सीधे कैपिटल में जाने। तो लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी, बीज, वाइफ लोन, कैपिटल, यहां से कुछ नहीं है। एसेट साइड में डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ नहीं है। पी&एल का बैलेंस है 40,000। तो पी&एल का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में दिया गया, इसे तो करोगे क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट को डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 40,000 को 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 16,000 एंड 8,000। पी&एल का बैलेंस हो गया। उसके बाद आ जाओ पी&एल के बैलेंस के बाद अब आ जाओ रियलाइजेशन में, और कुछ तो बैलेंस शीट में है। अब रियलाइजेशन में किसी ने एसेट्स को लिया, बिल्कुल ए ने लिया था, सी ने लिया था, बी ने कुछ नहीं ली थी। ए और सी ने एसेट्स को लिया, रियलाइजेशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एसेट्स टेकन। ए ने एसेट्स ली थी 1600 की, सी ने ली थी 7,000 की, बी ने कुछ नहीं ली। उसके बाद लायबिलिटी को लिया, बिल्कुल ए ने भी लिया था, बी ने भी लिया था। रियलाइजेशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे लायबिलिटी टेकन, लायबिलिटी टेकन। कितने की? ए ने लायबिलिटी ली 6,000 की, बी ने ली है 10,000 की, सी ने कोई लायबिलिटी नहीं ली। ठीक हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कितना? 6,760, 6,760, 3,380। क्लियर है बेटा? सारे आइटम आपने ट्रांसफर कर दिए। नाउ यू हैव टू मेक द फाइनल सेटलमेंट। जिसका भी पैसा निकलता है उसको पेमेंट कर दो, किसी से अगर मंगवाना है तो मंगवा लो। तो पेमेंट करोगे ए और बी को। रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, तो यहाँ पे टू बैंक कितना? 76 में से ये 16, 17, 23, 24,360 लेस करोगे तो 51,640। चेक कर लेना यही सेम अमाउंट आ रहा है क्या बेटा? आप एक बार चेक कर लेना। बिल्कुल ए का बैलेंस है 51,640, बी का बैलेंस आएगा 57,240, और अगर सी के केस में देखें डेबिट साइड का टोटल जाता है कितना? 8, 8, 16, 23, 26,380, जबकि क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस नहीं है। इसका मतलब सी की कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है। डिजोल्यूशन के केस में हमें सी से पैसा मंगवाना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक। सी कितने पैसे लेकर आएगा? 26,380। ठीक है, ये इनका कैपिटल अकाउंट हो गया, टोटल कर दो। ठीक है बेटा? इसके बाद लास्ट आप बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले बैंक का बैलेंस, तो इस क्वेश्चन में बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट था जिसको आपने लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करके पे कर दिया, कोई बात नहीं। जहां से पैसा आया वो सारा बैंक अकाउंट के डेबिट में। एसेट्स को बेचा था 170 में, बैंक टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,17,000, ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक, फिर आपने पेमेंट की थी, एसेट्स रियलाइज 117, और भी 3,000 रुपए ये भी मिले थे टू रियलाइजेशन। रिकवर फ्रॉम मोहन कितने? 3,000। पेमेंट में
32,500 ये दिए गए थे, 5,000 यहाँ पे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखो बी आर डिसऑनर्ड, कितने का 5,000 बाय